तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। उस टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, अर्थात गॉस के नियम और गॉस के नियम की उत्पत्ति। उसका हम लोग अच्छे से आज क्लियर करेंगे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गॉस के नियम क्या। गॉस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम किसके लिए होता है? किसी बंद पृष्ठ के लिए होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, और वैद्युत फ्लक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश, जितना उस पर आवेश लगा होता है, उसके 1/ε0 गुना होता है। ये क्या है? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय है। सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं कि हमने माना एक, देखो गॉस की जो प्रमेय वो किसी बंद पृष्ठ के लिए, आप सभी को पता है कि गॉस की जो प्रमेय होती है बंद पृष्ठ के, गॉसियन पृष्ठ होता है, वो बंद पृष्ठ के लिए सत्य मानी जाती है। तो हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी, मान लिया, और उस पर कोई बिंदु ओ मान लिया, कोई बिंदु ओ मान लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, और यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पे है आपके पास डी ओमेगा, मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है उसका नाम डी ओमेगा है, जिसे कहते हैं इसको कहते हैं आंतरिक घन कोण। अर्थात जो डी ओमेगा का मान है वो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक घन कोण कहते हैं। किसे? डी ओमेगा को आप क्या कहते हैं? आंतरिक घन कोण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं। कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख रखी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जिसके आपको पढ़ना होगा। डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर होता है। डी ओमेगा को जो समाकलन करने की वैल्यू आती है कितना आता है? 4 पाई आता है। इन सब चीजों को आपको जनरली बेसिक चीजें इनको याद रखनी होगी। तो चलिए हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि सूक्ष्मतम भाग के लिए या अल्पतम, ये जो आपका छोटा सा भाग है यहाँ पर एरिया है, इसके लिए लेते हैं। तो क्या लेंगे? न्यूनतम भाग या अल्पतम भाग, अल्पतम भाग हमारे पास क्या है? अब इस चीज को भी समझिएगा। पूरा हमारे पास पूरे के एरिया, पूरे जो आपका क्वेश्चन प्रश्न उसका एरिया कितना हमने मान लिया? ए है। तो जो छोटी चीज होती है, छोटा भाग होता है, उसको हम लोग कहे से प्रदर्शित करेंगे? डीए से करेंगे। मतलब जो छोटा सा एरिया, इसे क्या एरिया तो ये भी है, पूरे का एरिया ये हो गया, और जो छोटा एरिया हो गया वो क्या हो गया? डीए हो गया। क्या हो गया? डीए हो गया। अल्पतम भाग डीए के लिए, तो चलिए हम लोग इसको आगे करते हैं। अल्पतम भाग जब डीए के लिए लेंगे तो अच्छा, जब हम लोग अल्पतम भाग डीए लेंगे तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा? अल्पतम होगा, मतलब बहुत ही क्या होगा? छोटा होगा, छोटे से भाग के लिए होगा। तो वहां भी क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा? डी फाई ई इज इक्वल टू, फाई वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। ये आपका होता है किसका फार्मूला? आपका वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है। तो जब हम लोग निकालेंगे डी फाई ई निकालेंगे, हम लोग वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब हम लोग यहां से एक चीज को जानते हैं कि डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ई का मान आप सभी जानते हैं, ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये काहे का मान होता है? ई का मान होता है। बाकी क्या बचा हमारे पास? डी ए कॉस थीटा, मतलब हमारे पास बचा क्या? अब डी ए कॉस थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू करनम क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां क्या बचा? कुछ नहीं बचा। क्या बचा? डी ए कॉस थीटा अपान नीचे कितना बचा? आर स्क्वायर बचा। कितना बचा? आर स्क्वायर बचा। अब एक चीज आपको यहां से जाननी होगी कि डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर बराबर क्या होता है? डी ओमेगा होता है। तो जहां पे हमारे पास क्या है? डी फाई ई है और बराबर क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू डी ए कॉस थीटा पान आर स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? डी ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा लिख सकते हैं। ये आपका वैद्युत फ्लक्स आ गया किसके लिए? न्यूनतम भाग के लिए या उस छोटे से भाग के लिए। छोटे से भाग के लिए आपके पास आ गया डी फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब पूरे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो एक नियम मैं आपको बताता हूं। अगर आपको जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालना हो तो संपूर्ण पृष्ठ का देखो, छोटे भाग का डी लगा देते फाई, और जब पूरे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई ई। क्या हो जाएगा? फाई ई। और जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे तो छोटे वाले जो पृष्ठ है इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। इसका हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। और समाकलन करने के बाद क्या करेंगे?
थोड़ा 1-2 मिनट रुक जाओ बस। समाकलन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि डी सॉरी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा समाकलन करेंगे इसका तो कितना आ जाता, अच्छा इसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो डी फाई ई की वैल्यू जो है, डी फाई ई की जो मान है आपको कितना डी फाई का, इसका मान है क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। समाकलन का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, समाकलन से कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर निकल आएगी। तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू कितना बचेगा, डी ओमेगा बचेगा। अब हो जाएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू समाकलन डी ओमेगा कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई होता है। ये मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है कि इन सब चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। 4 पाई होता है। अब 4 पाई तो 4 पाई आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास बचा फाई ई इज इक्वल टू, यहां बचा हमारे पास क्यू और नीचे क्या बचा हमारे पास इप्सिलॉन नॉट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। क्योंकि हमने पहले ही आपको बता रखा है कि गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन नॉट होता है। अब जब इतनी वैल्यू आ गई, आपको सेम चीज देखने को मिली, तो हमने गॉस की प्रमेय की क्या कर लिए, उत्पत्ति कर लिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के हर सेट में किसी न किसी एक सेट में जरूर पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसकी थ्योरी भी आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक एक चीज आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं एक बार और नए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा कि अगला टॉपिक आपको किस वीडियो पर या अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, उस टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के बाद।